बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 8, जिसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स, जिसे हिंदी में विराम चिन्ह कहा जाता है। यहाँ हम सारे इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानेंगे। तो पंक्चुएशन मार्क्स की कैटेगरीज में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, कॉमा आता है, कॉलन आता है, सेमी कॉलन आता है, अपॉस्ट्रोफी आता है, इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, हाइफन आता है, डैश आता है, पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं और एलिप्सेस आते हैं। तो ये कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं। इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि कब और कहाँ यूज़ करना है इन्हें। तो चलिए इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। These 3 punctuation marks used to end a sentence. ये 3 ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनका यूज सेंटेंस को समाप्त करने के लिए किया जाता है। सेंटेंस या वाक्य के कहे जाने के अनुसार इन तीनों पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसने कहा he is playing, वह खेल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह खेल रहा है। अब जैसे ये यहाँ इससे पूछ रही है he is playing, वह खेल रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है। अब ये यहाँ चौंकते हुए बोल रही है he is playing, वह खेल रहा है, यहाँ चौंकते हुए बोला जा रहा है कि वह खेल रहा है। तो हमें यहाँ क्या समझ आया कि एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरह से बयां इन पंक्चुएशन मार्क्स के जरिए किया जा सकता है। बोलते वक्त तो हम किसी को अपने बोलने के अंदाज से, टोन से समझा सकते हैं कि हम कुछ बता रहे हैं या चौंक रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन लिखते समय हम इन तीनों पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम फुल स्टॉप से शुरुआत करते हैं कि फुल स्टॉप किन सेंटेंसेस के साथ लगाया जाता है। तो पहला है असर्टिव या इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ, दूसरा अब्रीविएशन या इनिशियल्स सेंटेंसेस के साथ फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो पहले जान लेते हैं असर्टिव या इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। असर्टिव को हिंदी में कथनात्मक कहा जाता है और इंपेरेटिव को आज्ञापूरक कहा जाता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया, वह वाक्य जो तथ्य, राय या विचार को घोषणा करता है। जैसे पीपल यूज देयर लेग्स टू वॉक, यह फैक्ट है, लोग अपने पैर चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी बोरिंग था। तो मूवी किसी के लिए बोरिंग भी हो सकता है और किसी के लिए इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो यह क्या है? ओपिनियन है। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंत में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? द सेंटेंस विच गिव्स कमांड, रिक्वेस्ट और परमिट, वह वाक्य जो आदेश, अनुरोध या अनुमति देता हो। जैसे स्टॉप दैट, यह क्या है? कमांड है। काइंडली अलाउ मी टू डू इट, यह क्या है? रिक्वेस्ट है। यू मे गो वेयर एवर यू लाइक, यह क्या है? परमिट है। तो ऐसे सेंटेंसेस किस कैटेगरीज में आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंत में भी फुल स्टॉप लगेगा। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है अब्रीविएशन, जिसे हिंदी में सूक्ष्म रूप कहते हैं, और इनिशियल्स, जिसे हिंदी में अल्प नाम कहते हैं। तो अब्रीविएशन किसे कहते हैं? किसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म को हम अब्रीविएशन कहते हैं। जैसे MLA, यह किसका शॉर्ट फॉर्म है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो शॉर्ट फॉर्म में हम फुल स्टॉप लगाते हैं MLA। MLA के बीच में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। यानी कोई भी शब्द का अगर शॉर्ट फॉर्म हो तो शॉर्ट फॉर्म में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। BA किसका शॉर्ट फॉर्म है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? EG, E और G, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? उदाहरण, और इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल। डैट इज का शॉर्ट फॉर्म क्या है? IE, जिसका हिंदी अर्थ होता है जो कि है, ETC इत्यादि। तो MLA, BA, EG, IE, ETC ये सब क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म में भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। वैसे आजकल MLA, BA ये सब बिना फुल स्टॉप के यूज किए जाते हैं। अब हम जानेंगे इनिशियल्स किसे कहते हैं।
तो नाम का प्रथम अक्षर को इनिशियल्स कहते हैं। तो इनिशियल्स में फुल स्टॉप लगाया जाता है, मतलब नाम के प्रथम अक्षर के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे मिस्टर, तो मिस्टर के बाद फुल स्टॉप लगेगा। आर डी गुप्ता, यहाँ शॉर्ट फॉर्म आ गया आर डी गुप्ता, तो आर के बाद फुल स्टॉप, फिर डी, फिर गुप्ता। मिसेस के आर पनवर, तो यहाँ मिसेस के बाद फुल स्टॉप लगेगा। के आर शॉर्ट फॉर्म है तो वहां भी फुल स्टॉप लगेगा। तो यह सब क्या है, इनिशियल्स। तो इनिशियल्स में भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे क्वेश्चन मार्क्स के बारे में कि क्वेश्चन मार्क्स कब और कहाँ लगाया जाता है। तो क्वेश्चन मार्क्स कहाँ लगाया जाता है, सवाल वाले वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाता है। यूज टू आस्क द क्वेश्चन, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इस सेंटेंस के जरिए सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। नेक्स्ट, आर यू लोनली, क्या तुम अकेले हो। यहाँ भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुम अकेले हो, तो इस वाक्य के अंत में भी क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, ये भी सवाल है, इसलिए इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क्स लगाया गया है। अब हम जानेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। एक्सक्लेमेशन मार्क एक सीधी डंडी और उसके नीचे एक बिंदु रहता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क किन सेंटेंसेस के लास्ट में लगाया जाता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क उन शब्दों या वाक्यों के अंत में लगता है जिनसे फीलिंग या इमोशन प्रकट हो, मतलब कोई भी भावनाएं प्रकट हो, जैसे खुशी की भावना, दुख की भावना या चौंकने की भावना। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हुर्रे, वी हैव ऑन द मैच, हुर्रे, हमने मैच जीत लिया है। तो यह कैसी भावना है, खुशी की भावना है, इसलिए हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। अब जैसे अमेजिंग, गजब, यह भी क्या है, खुशी की भावना है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो यह भी क्या है, एक भावना है, इसलिए हम इस सेंटेंस के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाया जाता है, जैसे कोई भी भावना प्रकट करना हो, खुशी, दुखी, बोलते वक्त तो हम किसी को अपने बोलने के अंदाज से, टोन से समझा सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं कि हमें खुशी है कि दुख है या आश्चर्य है। लेकिन जब लिखना हो तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क के जरिए में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉमा। तो कॉमा कब लगाया जाता है, टू गिव ए शॉर्ट पॉज, किसी भी सेंटेंस में एक छोटा पॉज देने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे आसिया डू वन थिंग, हमने आसिया के बाद क्या लिया, एक छोटा सा पॉज लिया। एक और एग्जांपल, आसिया कम हियर, यहाँ हमने फिर आसिया के बाद एक छोटा सा पॉज लिया। तो जिस सेंटेंस में जिस शब्द के बाद हमें छोटा सा पॉज लेना है, तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। सेकेंड, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों को पृथक करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे आई बॉट ए पेन, ए पेंसिल, ए स्लेट एंड ए नोटबुक, मैंने एक पेन, एक पेंसिल, एक स्लेट और एक नोटबुक लिया। तो यहाँ पेन, पेंसिल, स्लेट, नोटबुक, 4 चीज लिए। ये 4 अलग चीजें हैं, तो इनको अलग करने के लिए कॉमा का यूज किया गया। नेक्स्ट, एंड से जोड़े गए शब्द समूहों को अलग करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। यहाँ वैसे शब्द समूहों को कॉमा के जरिए अलग किया जाता है जो एंड से जोड़े गए हों। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ऑल पीपल, रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड, एंजॉयड द मैच, सभी लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हाई लेवल के हो या लो लेवल के हो, जवान हो या बूढ़े हो, सभी ने मैच को एंजॉय किया। तो इस सेंटेंस में रिच एंड पुअर एक शब्द समूह है, हाई एंड लो दूसरा शब्द समूह है, यंग एंड ओल्ड तीसरा शब्द समूह है। तो इन शब्द समूहों को कॉमा के जरिए अलग किया गया है ताकि हमें पढ़ने और समझने में आसानी हो। चौथा, यस और नो के बाद कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे राम ने पूछा डू यू ईट एप्पल, क्या तुमने सेब खाया, तो सीता ने जवाब दिया यस आई डू, हाँ मैंने खाया। तो यस के बाद यहाँ कॉमा लगाया गया। फिर राम ने पूछा डज ही लाइक टी, क्या वह चाय पसंद करता है, तो सीता ने जवाब दिया नो ही डजंट, यहाँ नो के बाद कॉमा लगाया गया। तो यहाँ यस और नो के बाद कॉमा का यूज किया गया।
एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ भी एक छोटा सा पॉज दिया गया है, इसलिए कॉमा का यूज किया गया है। तो यस और नो के बाद भी कॉमा का यूज किया जाता है। पांचवा, ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। एडवर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में एडवर्ब के बाद कॉमा लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नर्वसली शी फेस्ड द इंटरव्यूअर, फाइनली ही पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ नर्वसली और फाइनली ये दोनों क्या है, एडवर्ब है। तो जो सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होते हैं तो उस एडवर्ब के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो यहाँ दोनों सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो रहे हैं, इसलिए एडवर्ब के बाद कॉमा लगाया गया। तो एडवर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में एडवर्ब के बाद कॉमा लगता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क के बारे में। यहाँ हम जानेंगे इन्वर्टेड कॉमास के बारे में कि कब और कहाँ लगाया जाता है। तो दो तरह के इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। पहला डबल इन्वर्टेड कॉमास, दूसरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। डबल इन्वर्टेड कॉमास में दो कॉमास होते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एक कॉमास होते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमास कब यूज किए जाते हैं, तो जब किसी के कहे हुए बात को एग्जैक्ट उसके वर्ड्स को बयां करने के लिए किया जाता है। जैसे शी सेड आई एम सॉरी, उसने कहा आई एम सॉरी। तो इस सेंटेंस में आई एम सॉरी एग्जैक्ट उसकी वर्ड है, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास या कॉमा कब लगाया जाता है, जब हमें एग्जैक्ट उसके वर्ड्स को, उसके शब्द को बयां करना हो तो हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल, 7 इज माय फेवरेट नंबर। यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे एक नंबर या एक लेटर को बताने के लिए अधिकतर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आसिया सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। यहाँ भी आसिया के एग्जैक्ट बोले हुए शब्द हैं व्हाट डू यू वांट, इसलिए इन्हें डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया है। ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड स्ट्रेटेजिक। यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी अगर आपको कॉमास लगाने की जरूरत पड़े तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ही लगा सकते हैं। मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करेंगे। नेक्स्ट, कॉलन। तो यहाँ हम जानेंगे कि सेंटेंस में कॉलन को कब और कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले कॉलन का यूज टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। किसी के द्वारा कही हुई बात को इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ शी सेड आई एम सॉरी, उसने कहा आई एम सॉरी। तो एग्जैक्ट उसकी बातों को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए हम शी सेड के बाद कॉलन लगाएंगे। दूसरा, टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो। कॉलन का यूज समय और रेशियो बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे 9:15 AM, 10:10 PM, 3:10, 80:100। यहाँ समय बताने के लिए कॉलन का यूज किया गया, यहाँ भी समय बताने के लिए कॉलन का यूज किया गया, और यहाँ रेशियो बताने के लिए कॉलन का यूज किया गया। तो कॉलन का यूज समय और रेशियो बताने के लिए भी किया जाता है। तीसरा, टू एनुमरेट अ लिस्ट। किसी लिस्ट को एक एक करके बताने के लिए भी कॉलन का यूज किया जाता है। जैसे हेयर इज व्हाट आई वांट, बटर, शुगर एंड फ्लोर। यहाँ खाने के सामान की लिस्ट है, बटर, शुगर एंड फ्लोर। तो किसी लिस्ट को एक एक करके बताने के लिए भी कॉलन का यूज किया जाता है। मतलब अगर हमें कोई लिस्ट बतानी हो तो हम उसके पहले कॉलन लगा देंगे। एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको इस तरह से लिस्ट बनानी है तो कॉलन के बाद सभी वर्ड्स स्मॉल लेटर से शुरू होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दीज आर द पूल रूल्स। ये कुछ पूल के रूल्स हैं जो स्विमिंग पूल में जाते समय आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे डू नॉट रन, इफ यू सी अनसेफ बिहेवियर रिपोर्ट इट टू द लाइफ गार्ड, डिड यू रिमेंबर योर टॉवेल, हैव फन। तो इंस्ट्रक्शन या रूल के पहले भी हम कॉलन लगाते हैं, और रूल्स और इंस्ट्रक्शन के लिस्ट में कॉलन के बाद आपको वाक्य का पहला लेटर कैपिटल लेटर से शुरू करना होता है। नेक्स्ट, अपॉस्ट्रॉफी। यहाँ हम जानेंगे कि अपॉस्ट्रॉफी का यूज कब और कहाँ किया जाता है। तो अपॉस्ट्रॉफी का यूज पोजेशन,
संबंध या अधिकार बताने के लिए किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन किसी अक्षर की छूट में किया जाता है। और तीसरा अदर्स, और भी चीज है जहां अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। इन्हें हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहले हम जानेंगे पोजेशन के बारे में कि अपॉस्ट्रोफी का यूज कैसे संबंध या अधिकार बताने में किया जाता है। जैसे हरीश बुक, हरीश की किताब, हरीश की किताब। यहाँ हरीश के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा है, उसके बाद एस लगा है। तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है की, का या की। हरीश बुक, हरीश की किताब। तो यहाँ हरीश और बुक के बीच के संबंध को बताया गया है, इसलिए यहाँ हरीश के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है, जिसका अर्थ होता है की। गर्ल्स जीन्स, लड़की की जीन्स। यहाँ गर्ल एक ही लड़की की बात हो रही है, यहाँ एक ही लड़की की बात हो रही है, गर्ल है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। तो अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है कि यहाँ गर्ल्स वो वाली गर्ल्स नहीं है, यहाँ एक से अधिक लड़कियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है, जिसके जीन्स के बारे में बात किया जा रहा है, गर्ल्स जीन्स, लड़की की जीन्स। तो यहाँ गर्ल्स का मतलब होगा लड़की की, ना कि लड़कियों। आपको याद रखना है कि अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो उसका अर्थ होता है कि। एक से अधिक प्लूरल के लिए अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है, सीधा डायरेक्ट एस लगता है। लेकिन अगर किसी का संबंध बताना हो तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो यहाँ गर्ल्स जीन्स, लड़की की, यहाँ लड़की और जीन्स के संबंध को बताया गया है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास। अब ये दोनों में आपको ध्यान देना है, यहाँ सिर्फ एक लड़की की बात हो रही थी, यहाँ एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही है। तो एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर कोई शब्द प्लूरल हो, मतलब कोई शब्द के अंत में एस हो और उसके बाद आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत पड़े, तो आपको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है, एस लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ एस नहीं लगाया गया है, यहाँ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी से ही काम चल जाएगा। तो जिस शब्द के अंत में एस पहले से ही है तो वहां सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा। गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास। माई फ्रेंड्स सिस्टर, मेरे दोस्त की बहन। नेक्स्ट हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्शन, मतलब संकुचन या सिकुड़न, मतलब कोई शब्द को छोटा करना हो तो वहाँ अपॉस्ट्रोफी का यूज करके हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे डोंट, तो यहाँ डू नॉट को अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके शॉर्ट बना दिया गया है, डोंट। आई हैव, ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है। डजंट, ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डजंट। ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म है, योर। अब हम देखेंगे अदर्स कि अपॉस्ट्रोफी का यूज और कहाँ कहाँ होता है। फाइव्स, यहाँ फाइव के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। इसका मतलब है कि जैसे अगर आपको कोई नंबर में जानना हो कि उस नंबर में, बड़ी नंबर में कितने 5 हैं, आप क्या कहेंगे, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन दिस नंबर। तो फाइव्स, अब इसका मतलब क्या होगा, इस नंबर में कितने 5 हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। और अगर जानना हो कि किसी शब्द में कितने आर हैं तो हम कैसे लिखेंगे, आर अपॉस्ट्रोफी एस। हाउ मेनी आर्स आर देयर इन रिगार्ड, तो कितने आर हैं, 1 और 2। तो जब कितने 5 है, कितने आर हैं, ये जब पूछना हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट हाइफन, एक छोटा सा डैश होता है। तो यहाँ हम जानेंगे कि हाइफन का यूज कब और कहाँ किया जाता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक बनाने के लिए हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्ले ग्राउंड, यहाँ 2 शब्दों को जोड़ा गया है हाइफन के जरिए, प्ले और ग्राउंड को। तो ये क्या हो गया, प्ले ग्राउंड। तो ये क्या हो गया, प्ले ग्राउंड। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप हाइफन लगा रहे हैं, बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो प्ले ग्राउंड। दूसरा एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पोस्ट और ऑफिस 2 शब्दों को जोड़ दिया गया है हाइफन के जरिए, तो ये हो गया पोस्ट ऑफिस। तीसरा पार्ट टाइम, चौथा ब्रदर इन लॉ, पांचवा वेल नोन। नेक्स्ट डैश, डैश
हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ हम जानेंगे डैश के बारे में कि डैश का कब और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। पहला, रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम। तो पहला रेंज ऑफ नंबर्स, डेट और टाइम बताने के लिए किया जाता है, जैसे 1988 टू 1999। तो यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप हाइफन लगाते समय आपको स्पेस नहीं छोड़नी है, लेकिन डैश लगाते समय आपको क्या करना है, दोनों साइड आपको स्पेस छोड़ना है। 2014 टू 2019 ये सब डेट बताने के लिए है। 20th टू 28th ऑफ अगस्त। तो पहला डेट और टाइम बताने के लिए डैश का यूज किया जाता है। दूसरा, अब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट, विचार का अचानक परिवर्तन करना हो तो डैश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं और अचानक आप सोचते हैं कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। मतलब अगर आप कोई बात बोल रहे हैं और अचानक आपको दूसरी बात बोलनी हो, आप लिखते समय डैश का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज माई फ्रेंड, वी यूज टू प्ले टूगेदर, बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस। यहाँ बोलते बोलते आपको अचानक से याद आता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, तो अचानक बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, डैश का यूज करना होगा। मतलब अगर आप कोई बात बोल रहे हो और अचानक से आपको बात बदलनी हो तो आप वहाँ डैश का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सेमी कॉलन। यहाँ हम जानेंगे सेमी कॉलन के बारे में कि सेमी कॉलन कब और कहाँ यूज किया जाता है। तो सेमी कॉलन का यूज मुख्य उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। यहाँ दो क्लाउजेज हैं, वह गरीब है लेकिन वह खुश है। यहाँ दो क्लाउजेज हैं, दो अलग अलग बातें हैं, तो दो अलग अलग बातों को अलग करने के लिए सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यू आर रॉन्ग, सी इज राइट। तुम गलत हो, वह सही है। तो यहाँ भी दो अलग क्लाउजेस को अलग करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया गया है। रवि इज हिज फ्रेंड, रवि ब्रदर। यहाँ कहने का मतलब है कि रवि उसका दोस्त है, बल्कि रवि उसका भाई है। तो बल्कि रवि उसका भाई है के जगह हम क्या बोल सकते हैं, रवि भाई है। जैसे रवि उसका दोस्त है, बल्कि रवि भाई है। तो जैसे हमने हिंदी में इसे शॉर्ट कर दिया, तो इंग्लिश में भी हम इसे शॉर्ट लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, रवि इज हिज फ्रेंड, रवि ब्रदर। रवि उसका फ्रेंड है, बल्कि रवि भाई है। तो यहाँ हमने सीखा कि सेमीकोलन का यूज दो बातों को अलग करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है, यानी दो क्लाउजेस को अलग करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसे राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। इसे कर्ली ब्रैकेट्स कहा जाता है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा जाता है, और एलिप्सेस। एलिप्सेस 3 डॉट्स होते हैं। एक्चुअली ये चारों पंक्चुएशन मार्क्स कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए किए जाते हैं। ये दोनों पंक्चुएशन मार्क्स का यूज अधिकतर कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो हम यहाँ सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स और एलिप्सेस के बारे में बात करेंगे। जैसे ही स्कोर्ड लोअर 75% देन द कट ऑफ 85%। तो यहाँ 75 और 85% को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रखा गया है, क्योंकि यहाँ 75% और 85% को हाईलाइट किया जा रहा है और यह एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रविंद्र कुमार 1952-2019 वाज ए फेमस एक्टर। यह एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है। से 1 2 3 अप टू 100। यहाँ एलिप्सिस का यूज किया गया है। इसका मतलब है कंटिन्यू, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक। तो यहाँ पूरा 100 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एलिप्सिस का यूज कर सकते हैं और अप टू 100 लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।